हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका यूनान की कला चल रहा था। तो यूनान की कला में मैंने आपको कुछ वास्तुकला आर्किटेक्चर के बारे में उनके बताया था कि कैसे वो आर्केइक युग में कैसे वो ट्रायंगल शेप का त्रिभुजा आकार का पेडिमेंट बनाते थे। फिर उनमें जो फ्रीज बनाते थे उन दीवारों में उस पट्टी में वो मूर्ति बनाते थे जो कि अलग से बना के वहाँ पे चिपका देते थे। तो अब हम देखेंगे कि और क्या चीज़ें आर्केइक युग में थी जो पात्र कला आपको बताई थी कि पात्र कला भी इसमें मिली है। तो देखते हैं आपका आगे कि क्या है इसमें, और जो आपका इनकम्प्लीट रह गया था आर्केइक युग, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में रिमाइंड कराती हूँ। तो 600 ईसा पूर्व की एक कोरस प्रतिमा मिस्र के सम्राट मेंकरे की सादृश्य है। मेंकरे आप लोग मिस्र की कला में इससे पहले पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें एक 600 ईसा पूर्व कोरस की प्रतिमा मिली हुई है जो कि मेंकरे का एक दृश्य है, जिसमें यूनानी युवा पुरुष सम्मुख मुद्रा में है, मुट्ठियाँ बांधे, दोनों ओर हाथ लटकाएं, बायां पैर आगे बढ़ाएं और उसके जो बाल हैं वो घुंघराले बनाए गए हैं और आर्केइक मुस्कान के साथ खुली हुई आंखें बनाई गई हैं जो कि आर्केइक की विशेषताओं में विद्यमान थी। तो ये आपका मेंकरे का एक सादृश्य यहाँ पे बना हुआ है। 525 ईसा पूर्व के एक अन्य कोरस की प्रतिमा मिली हुई है जो बहुत रियलिस्टिक है, यथार्थवादी है। मिस्री प्रतिमाओं के विपरीत इसके शारीरिक बारीकियों को उभारने का प्रयास किया गया है। विशाल कंधे, फैला हुआ वक्षस्थल तथा अनुपातिक आकार एवं एक सीमा तक कलाकार की यथार्थपरक प्रवृत्ति को इंगित करते हुए प्रतिमा को जीवंत होने का आभास किया गया है। तो ये जो यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है कोरस की 525 में जो मिली हुई है वो बहुत ही यथार्थवादी है, रियलिस्टिक है और इसमें जो है बहुत बारीकियों को उभारने का प्रयास किया गया है। इसके जो कंधे बनाए गए हैं बहुत विशाल बनाए गए हैं, फैला हुआ इनका वक्षस्थल बनाया गया है और इनका जो रेशियो लिया गया है मूर्तियों को लेके वो बहुत परफेक्ट था। इसीलिए जो इनकी प्रतिमा होती थी, मूर्ति होती थी, वो बहुत देखने में जीवंत लगती थी, मतलब रियलिस्टिक लगती थी। यह एथेंस के पास से मिली है जो संभवतः देवी राजकुमारी अप्सरा की परिचारिका की है। तो एक और मूर्ति मिली हुई है जो वस्त्रों से आवृत है, वस्त्र पहने हुए मूर्ति मिली हुई है। तो ये माना जाता है कि ये एथेंस के पास से मिली थी जो कि किसी देवी या राजकुमारी की परिचारिका, मतलब जो संदेश देते हैं तो वो उसकी है, परिचारिका की है, क्योंकि उसकी जो वेशभूषा है और आभूषण है, मुकुट है और केश सज्जा है वो उसकी कुलीन लगती है देखने में, इसीलिए उसको परिचारिका का बताया गया है। आर्केइक युग की चित्रकला का परिचय चित्रित मृण पात्रों से ही होता है। ये पात्र चित्रित होने के साथ ही किसी विशिष्ट आयोजन के काम में आते थे। इस प्रकार इन चित्रित पात्रों में सौंदर्य एवं उपयोगिता दोनों का समन्वय होता था। तो जो आर्केइक युग में चित्रकला का परिचय तो मिला ही हुआ है, उसके साथ साथ इनके मृण पात्र मतलब मिट्टी से बने हुए पात्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये जो पात्र प्राप्त हुए हैं इन पे चित्रण हुआ है। तो चित्रण होने के साथ साथ ये किसी आयोजन मतलब ये किसी उपयोग में भी आते थे, इनके जो पात्र होते थे। तो इसीलिए कहा गया है इन पात्रों में सौंदर्यता भी है। सौंदर्यता कैसे कि इनमें चित्रकला होता था तो उसमें सौंदर्यता भी है, और उपयोगिता कैसे कि वो किसी आयोजन के काम आते थे। तो इसमें इन दोनों का समन्वय है, मतलब सौंदर्यता भी है और उपयोगिता भी है। तो आकृति चित्रण शैली प्रमुख थी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक संपूर्ण यूनान में महत्वपूर्ण रही। कोरिंथ के चित्रकार पौराणिक घटनाओं को पूर्ण रूप से चित्रित करते थे, जबकि एथियन चित्रकार परंपरागत प्रारूप में बंधे थे, जो ज्यामिति युग की विशेषता थी। तो आपको पहले भी बताया था आयोनिक शैली, डोरिक शैली, कोरिंथियन शैली। तो यहाँ पे जो चित्रण हुआ था वो पूरे यूनान में महत्वपूर्ण है, जो पात्रों पे हुआ था। और जो कोरिंथियन चित्रकार थे वो कैसे पौराणिक घटनाओं का चित्रण करते थे। जो एथियन चित्रकार थे वो ज्यामिति युग का ही प्रयोग करते हुए ज्यामिति यहाँ पे शेप्स को लेके बनाते थे, चित्रण करते थे। तो आगे आपका बताया था कि ये जो पात्र मिले हुए हैं इसमें निर्माता का नाम और उसके साथ साथ चित्रकार का नाम, दोनों का नाम देखने को मिलता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण 540 ईसा पूर्व का एम्फोरा पात्र है, जिस पर मदिरा देव डायनोसिस अपनी आराधिकाओं के सामने खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक और उदाहरण प्राप्त हुआ है पात्रों का, जो कि 540 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसको एम्फोरा पात्र कहा जाता है और इस पर एक चित्रण हुआ है जो मदिरा देव का है, जिसको डायनोसिस का है। वो अपनी आराधिकाओं के सामने खड़े हुए हैं। आराधिका मतलब जो उनके पूजा करते हैं या उनकी जो आराधना करते हैं।
दोनों स्त्रियों के हाथ एक दूसरे के कंधे पर रखे हैं। एक छोटा हिरण व दूसरे लंबे कान वाला खरगोश भेंट कर रही है। तो जो आराधिका है, इनकी दो स्त्रियां जो खड़ी हुई हैं, वो दोनों का हाथ एक दूसरे के कंधे पर है और एक जो है उसके हाथ में छोटा हिरण है और दूसरे के लंबे कान वाला खरगोश है। वो उसको गिफ्ट कर रही हैं, किसको? डायनोसिस को। तो हिरन लिए स्त्री चीते की खाल का वस्त्र पहने हैं, जिसका सिर बेल्ट से नीचे लटका है। मदिरा देव भी पूर्ण वस्त्रों में है तथा मदिरा का बड़ा प्याला पकड़े हुए हैं। तो जो हिरन लिए एक स्त्री है, आपको बताया अभी कि दो स्त्रियां, एक हिरन लिए हुए हैं और दूसरा लंबे कान वाला खरगोश लिए हुए हैं। तो जो हिरन लिए हुए स्त्री है, उसने क्या कर रखा है? चीते की खाल के वस्त्र पहन रखे हैं और इसके सिर पर एक बेल्ट भी लगा हुआ है। और जो मदिरा देव बनाए गए हैं, वो पूरे वस्त्र में बनाए गए हैं और उनके हाथ में एक मदिरा का प्याला भी है। इसी समय लगभग 530 ईसा पूर्व में कुछ चित्रकारी काली आकृति चित्रण शैली से लाल आकृति चित्र शैली की ओर उन्मुख हो गई। तो आपको बताया था कि इससे पहले काली स्याही में काम होता था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? उसके बाद जो चित्रण काली स्याही से बनते थे, आकृतियाँ काली स्याही से बनती थी, वो अब लाल से बनने लग गई थी, रेड कलर से बनने लग गई थी। यह शैली अधिक लचीली थी। इस तकनीक में पात्रों के धरातल को काला रंगा जाने लगा तथा उसके रंगने के समय की आकृतियाँ वाले भाग को रिक्त छोड़ा जाने लग गया। तो यहाँ पे जो शैली आई नई, तो इसमें जो है पात्रों का जो धरातल था वो काला रंगा जाने लग गया था। उसका जो बैकग्राउंड होता था वो ब्लैक कलर से करते थे। उसके बाद ये आकृतियाँ बनाते थे। तो जहाँ पे आकृतियाँ बनाना होता था इनको, तो वहाँ पे कलर्स नहीं भरते थे, बाकी एरिया में कलर्स भर देते थे। आगे देखते हैं। इन दोनों तकनीकों के रूप से भेद यही है कि चित्रकारों ने काली आकृति चित्रण विधि को ठीक विपरीत करके नई विधि का विकास किया। तो जो काली आकृतियाँ ये बनाते थे, फिर बैकग्राउंड काला करते थे और आकृतियों को रिक्त छोड़ देते थे। वही सेम लाल के साथ किया, लाल रंग के साथ। तो लाल रंग में क्या करते थे? बैकग्राउंड में लाल रंग भर देते थे और जहाँ पे आकृतियाँ बनती थी उसको ब्लैंक छोड़ देते थे। तो विपरीत मतलब उसी के उल्टा किया, जैसे काली बनती थी वैसे ही लाल बनने लग गई। काली आकृतियों में प्रायः सम्मुख या पाषाण मुद्राएं भी चित्रित की गई, जबकि लाल आकृति में अंग की विभिन्न भंगिमाओं को भी पूर्णतः सफलतापूर्वक अंकित किया गया है। तो जो काली आकृतियाँ काले रंग से बनाई गई हैं वो सम्मुख और प्रोफाइल पोजीशन में बनाई गई हैं, और जो रेड आकृतियाँ बनाई गई हैं उनको विभिन्न प्रकार के पोजीशन में बनाया गया है। प्रारंभ में काली व लाल दोनों प्रकार की विधियाँ प्रचलित रही। कई बार एक पात्र पर ही दोनों विधियों से चित्रण किया गया, किंतु शीघ्र नए चित्रकारों ने काली आकृति चित्रण छोड़ दिया। तो आपको भी बताया कि ये स्टार्टिंग में ब्लैक कलर का यूज़ करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? ब्लैक और रेड दोनों कलर्स का यूज़ करने लग गए। और फिर उसके बाद जो काले रंग से बनाते थे, पात्रों पर चित्रण करते थे, वो अब ये कलाकार लाल रंगों का यूज़ करने लग गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम में 2 दशकों में लाल आकृति चित्रण बहुतायत से हुआ, जिनमें लघुता तथा गतिपूर्ण मुद्राओं में अंगों की स्थिति के बारे में यूनानी कलाकार के विस्तृत ज्ञान का परिचय मिलता है। तो 6ठी शताब्दी में क्या हुआ? यहाँ पे लाल आकृति चित्रण सबसे ज़्यादा मिलने लग गया, बहुतायत में मिलने लग गया, और इनमें लघुता और गतिपूर्ण मुद्राएं दिखाने लगे। मतलब इनके जो पोजीशन होते थे उनमें मूवमेंट होता था। लघुता मतलब छोटे छोटे आकृतियाँ बनाते थे, अंगों की स्थिति दिखाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो यूनानी कलाकार था उसको कितना विस्तृत ज्ञान था, ये सारी चीज़ों का नॉलेज था आकृतियों को दिखाने का। इस नई चित्रण विधि में एथेनियन चित्रकार यूफ्रोनियोस सिद्धहस्त था। उसने मानव की शारीरिक रचना का भी गहन अध्ययन किया था। तो ये जो यूनानी कलाकार दिखाते थे, मुद्राएं और अंग दिखाते थे, तो ये जो है इस चित्रण में सबसे ज़्यादा जो निपुण था, परफेक्ट था आर्टिस्ट, वो एथेन का था। तो एथेनियन चित्रकार कहा गया है उसको। कौन था वो? यूफ्रोनियोस था, जो उसमें सिद्धहस्त था, मतलब उसमें परफेक्ट था उन चित्रण में। तो इसने मानव शरीर की रचना का बहुत गहन अध्ययन किया था, मतलब डीप स्टडी की थी उसने। किसको? ह्यूमन फिगर्स को लेके। आगे देखते हैं। ये आपका एक यहाँ पे पात्र का मैंने चित्र शेयर किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बैकग्राउंड में कलर्स फिल करते थे और जहाँ पे आकृतियाँ बनाते थे उसको ब्लैंक छोड़ देते थे। तो इसका श्रेष्ठ उदाहरण 515 ईसा पूर्व का एक कॉलिक्स क्रोटर पात्र है। तो कॉलिक्स क्रोटर जो पात्र है, ये उसी का चित्र आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है ऊपर, जो कि 515 ईसा पूर्व का है। एक लाल आकृति चित्रण विधि का भी पात्र उल्लेखनीय है, जिस पर लघुता के साथ आकृतियों को भी चित्रित किया गया है। इस पर कलाकारों द्वारा
कांस्य प्रतिमाओं को ढालने का कार्य करते हुए कार्यशाला का दृश्य बनाया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग कि कैसे ये कार्य करते हुए मुद्राओं में बनाए गए हैं, पोजीशन में हैं ये। तो पृष्ठभूमि पर दीवार का आभास है जिस पर कार्यशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, कुछ रेखांकन तथा हाथ व पैर के प्रारूप टांगे, 3 मानव आकृतियां हैं जिनमें एक पट्टी के पास बैठी है, दूसरी खड़ी है, तीसरी क्रियाशील है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बैकग्राउंड बनाया गया है ये सारा, तो ये एक दीवार जैसा लग रहा है और इसमें जो है 3 पुरुष दिखाए गए हैं जो कि क्रियाशील हैं, जो कि एक बैठा हुआ दिखाया गया है, दूसरा खड़ा हुआ दिखाया गया और तीसरा जो है वो वस्तुओं को ढालने की मुद्रा में दिखाया गया है। तो इस प्रकार इनके पात्रों पे चित्रण होता था लाल और काली स्याही को लेके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो मुझसे जूम मीटिंग पे डिस्कस करें। थैंक यू।